आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सद्दाम हुसैन की। मैं डेली स्टैटिक लेक्चर्स ले रहा हूँ, आपको पता ही है। तो सद्दाम हुसैन की पूरी कहानी, एक बहुत अच्छी किताब है, द प्रिजनर्स इन वॉर। ठीक है। सद्दाम हुसैन पे काफ़ी किताबें लिखी गई हैं। हम कुछ डॉक्यूमेंट्रीज, कुछ किताबों का हवाला देंगे। मैंने सद्दाम हुसैन पे काफ़ी लेक्चर्स लिए हैं वैसे, बट वो पुराने हो गए हैं, तो कुछ नए सिरों से बात करते हैं। क्या आपको पता है कि जब सद्दाम हुसैन पकड़ा गया तो अमेरिकी सैनिक रोए थे। जब उनको फांसी दी गई थी तो वो और ज्यादा रोए थे। अब ऐसा क्यों हुआ? सद्दाम हुसैन इतना क्रूर था कि उसने कितने लोगों को मरवा दिया। एक बार तो उनके मंत्री साहब थे, हेल्थ मिनिस्टर, उनको इसलिए मार दिया था कि उन्होंने बोला था कि सुनिए सर, युद्ध को रोक देते हैं, जो गल्फ वॉर हो रहा है। एक बार एक मंत्री मोहन से अपनी घड़ी देख रहे थे, बोले कि अच्छा क्या टाइम हुआ है? तो सद्दाम हुसैन ने बोला कि घड़ी देखने का बहुत शौक है, चलो बेटा 3 दिन तक कमरे में बंद रहो। ये तो कहीं उनको मारा नहीं। सद्दाम हुसैन जो शादीशुदा औरतें हैं उनसे संबंध बनाने का बड़ा शौक था। बहुत रंगीले किस्म के आदमी थे ये। सद्दाम हुसैन से ज्यादा खतरनाक उनका बेटा उदय था। द बॉडी डबल एक किताब है, वो पढ़िएगा, उसमें मूवी भी आई गेस। बहुत जबरदस्त, मतलब आपको पता चलेगा कि जो डिक्टेटर होते हैं वो कितने सनकी होते हैं। उनके हिसाब से चीजें नहीं होगी तो सब खत्म कर देंगे। और आपको इस लेक्चर में मैं एक एक चीज बताऊंगा, पूरा इतिहास गल्फ वॉर के बारे में, एक एक चीज कि किस तरीके से कुवैत की गिग्गी बन गई थी। 7 घंटे के अंदर अंदर सद्दाम हुसैन कुवैत गया और उसने कब्जा कर लिया पूरे कुवैत के ऊपर। वहां के कुवैत के एक मंत्री ने ये बोला था, जब सद्दाम हुसैन का एक इन्वॉय गया था, कि तुम्हारी औरतें बड़ी सुंदर होती हैं, भेजो किसी दिन। ये हालात थे। सद्दाम हुसैन पर हमले की जब कोशिश हुई तो उसने पूरे गांव के गांव को मरवा दिया, जिसमें 384 आदमी थे, 384 बच्चे और औरतें थी। बहुत बुरी हालत। तो शुरुआत करते हैं शुरुआत से, सद्दाम हुसैन की ये कहानी। लेकिन उससे पहले बता दूं कि एनसीईआरटी साइंस का दोस्तों हमारा बहुत ही शानदार कोर्स हमने निकाला है। प्रशांत सर जो आईआईटीएन है, जिन्होंने कई बार यूपीएससी क्लियर किया है, वो आपको बताएंगे। काफी सिलेक्शंस दिए हैं स्टेट, पीसीएस, यूपीएससी, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और साइंस हम आपको बताएंगे। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो सद्दाम हुसैन की जो कहानी है वो शुरू होती है इराक से। सद्दाम हुसैन की जिंदगी के कुछ दिलचस्प किस्से आपको बताता हूं। सद्दाम हुसैन जो था ना, वो उसका जो बचपन था वो बहुत ही गड़बड़ था। गड़बड़ कैसे? सद्दाम हुसैन के जो पिता थे उसने कभी नहीं देखा, क्योंकि सद्दाम हुसैन की जन्म से पहले उनके पिताजी का देहांत हो गया। सद्दाम हुसैन की जब जन्म हुआ तो उससे कुछ दिन पहले उनके भाई का देहांत हो गया। इनफैक्ट उनकी जो माता जी थी, शुबा तालफा, वो ये कह रही थी कि सद्दाम हुसैन को अबॉर्ट करा देते हैं। सद्दाम हुसैन कभी जन्म ही नहीं लेने वाला था। लेकिन वही है ना कि जो मंजूर होता है, जो होना है वो होके रहेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। सद्दाम हुसैन तो मरने वाला था भाई। जैसे ही अबॉर्शन के लिए, जिस दिन अबॉर्शन होना था, उसी दिन बगल में एक यहूदी परिवार रहता था। उन्होंने समझाया कि नहीं नहीं, अबॉर्शन मत करो, ये भगवान के खिलाफ जाना होगा। तो समझा बुझा के उनकी माता जी का अबॉर्शन नहीं हुआ, बच गई वो, वरना सद्दाम हुसैन कभी जिंदा ही नहीं होता। अब सद्दाम हुसैन का 24 जुलाई 1937 को जन्म होता है, लेकिन बहुत मुश्किल होती है, बहुत गरीब परिवार होता है। उनकी माताजी काम तो करती हैं लेकिन गुजारा नहीं हो पाता है। तो सद्दाम हुसैन, मतलब जो उनकी माताजी होती है, वो अपने बड़े भाई के यहाँ बोलती है कि बेटा तुम अब वहीं रहो। टिकरित में इनका जन्म होता है, छोटा सा गांव होता है। तो सद्दाम हुसैन को जब वो 3 साल के थे, उनकी माताजी बोलती है कि तुम अपने मामा जी के यहाँ रहो। तो अपने मामा जी के यहाँ जो है वो रहना शुरू कर देता है सद्दाम हुसैन। इसी दौरान इनकी माताजी दूसरी शादी कर लेती हैं। अब दूसरी शादी कर लेती, सब बढ़िया होता है। लेकिन 1941 में, देखिए 1940 में क्या होता है ना कि इराक में हैशमाई डायनेस्टी होती है। और मैंने आपको बताया था कि ये पूरा जो गल्फ एरिया है ना, यहाँ पे ब्रिटिश और अमेरिका का कंट्रोल होता है। बेसिकली ब्रिटिश ने बहुत समय से यहाँ के तेल को लिया होता है। इराक के तेल पर कब्जा किसका है? ब्रिटिशर का, अमेरिका का। तो जो सद्दाम हुसैन के मामा जी होते हैं वो आर्मी में होते हैं, और उनके मामा जी बोलते हैं कि अमेरिका की वजह से, ये ब्रिटेन की वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद है, इनको तो छोड़ेंगे नहीं हम। तो सद्दाम हुसैन के मामा जी जो है वो एक रिवॉल्ट प्लान करते हैं इन लोगों के खिलाफ, बट वो फेल हो जाता है और इनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। सद्दाम हुसैन के मामा जी जेल में चले गए, अब सद्दाम हुसैन अकेला है। तो सद्दाम हुसैन की माता जी उसको अपने पास ले आती है। लेकिन यहां से सद्दाम हुसैन का असली टॉर्चर शुरू होता है। बचपन में जो चीजें होती है ना, वो जिंदगी भर तक, अगर सद्दाम हुसैन को बहुत अच्छी तालीम दी गई होती या बहुत अच्छे से उसको पाला गया होता तो शायद वो अच्छा होता। लेकिन अब क्या है कि जो उसका सौतेला बाप है वो जुल्म करना शुरू करता है।
सुबह उठती है वो मारता है, छोटे से बच्चे को वो मार रहा है, रात में मार रहा है, बोलता चोरी करके लेके आओ। ठीक है, जरा सरा सी बातों पे हाथ जला देता था सद्दाम हुसैन का पिता, डंडे से मारता था, उनकी माताजी कुछ नहीं कर पाती थी, लड़ाइयां होती थी। सद्दाम हुसैन बहुत टॉर्चर सहते हैं, वो पागल 6-7 साल की उम्र तक सद्दाम हुसैन का दिमाग उड़ जाता है कि मैं किस राक्षस के साथ रह रहा हूं। हर दिन मारा जाता है उसको, उल्टा लटका के एक बार मारा गया था, बेल्ट ही बेल्ट, सारे पूरे शरीर पे निशान। जब अति हो जाती है तो फिर सद्दाम हुसैन कहता है कि मुझे भागना होगा। और किस्मत अच्छी थी सद्दाम हुसैन की, मामा बहुत प्यार करते थे। ठीक है, छोटे सद्दाम से मामा बहुत प्यार करते थे। और जिस वक्त सद्दाम ने फैसला लिया, उसी वक्त 1947 में सद्दाम हुसैन के मामा जी जेल से छूट जाते हैं। तो सद्दाम हुसैन सब कुछ छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के वो अपने मामा के यहाँ चले जाते हैं कि कुछ भी करके आप मुझे रख दीजिए। तो मामा जी बोलते हैं कि तुम परेशान मत हो, आ जाओ, मेरे पास ही रहोगे आज से तुम। तो वहां पे कल्क स्कूल होता है बगल में, उसके बाद सद्दाम हुसैन अपने मामा जी के साथ ही रहने होते हैं। कल्क स्कूल होता है, वहां पे सद्दाम हुसैन का एडमिशन करा दिया होता है। लेकिन अब सद्दाम हुसैन की आइडियोलॉजी बदलनी शुरू होगी। तो उसके साथ बचपन में जो है वो क्रूरता उसके साथ रही, गुस्सा रहा, अंदर गुस्सा था, गुस्सा बाहर निकालना है। तो सद्दाम हुसैन के मामा जी उसको जेल की कहानियां बताते कि उनके साथ कितना टॉर्चर हुआ, क्या क्या हुआ, कैसे ब्रिटेन ने पूरी तरीके से इराक को बर्बाद कर दिया है। इसी दौरान 1947 में बाथ पार्टी का जन्म होता है सीरिया में। बाथ पार्टी कहती है कि पूरा अरब जो है, याद रखिएगा बाथ पार्टी आगे काम आएगी, पूरा अरब यूनाइट होना चाहिए। ये सब जो हो रहा है ना, इजिप्ट में एक ही सरकार बाथ पार्टी की होनी चाहिए, सीरिया, ईरान, इराक, हर जगह बाथ पार्टी होनी चाहिए। और सद्दाम हुसैन के मामा जी इसके मेंबर बन जाते हैं। और सद्दाम हुसैन के मामा जी वो बार बार सद्दाम हुसैन को समझाते हैं, वो बार बार बताते हैं, वो बार बार ब्रेन वॉश करते हैं। सद्दाम हुसैन पूरी तरीके से मामा जी को अपना हीरो मानता है कि हमारे मामा मेरे हीरो हैं, और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने का फैसला ले लेता है सद्दाम हुसैन। चीजें बिल्कुल बदलना शुरू हो जाती है। स्कूल के ही दौरान सद्दाम जो है वो दिख जाता है कि भाई ये लड़का कुछ आम लड़का नहीं है, क्योंकि उसने इतना कुछ बचपन में देख लिया होता है। बोला कि नहीं, अब तो काम करना पड़ेगा। अब सद्दाम हुसैन बड़े होने लगते हैं। 18 साल की उम्र 1955 में सद्दाम हुसैन का लॉ कॉलेज में, इराक में लॉ कॉलेज होता है, वहां पे दाखिला करा दिया जाता है। जैसे ही सद्दाम हुसैन दाखिले कॉलेज में जाते हैं, 1955 आते आते दोस्तों ना, ब्रिटिश और अमेरिका के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया होता है। ठीक है, और हर तरफ कियोस फैला होता है। एक तरफ ब्रिटिश और हैशमाइट डायनेस्टी जो पूरे इराक को कंट्रोल कर रही है, दूसरी तरफ वो लोग जो चाहते हैं कि ये हटे, ठीक है, इन सबको मार के भगाए, जिसमें सबसे आगे सद्दाम हुसैन होता है। तो जैसे ही वो यूनिवर्सिटी में जाता है, सद्दाम हुसैन रीग्रुपिंग शुरू कर देता है, वो स्टूडेंट लीडर हो जाता है, वो लोगों को भड़काना शुरू कर देता है कि देखो कैसे, और जो कि सच भी है कि ब्रिटेन जो है वो तुम्हारा पैसा लूट के जा रहा है। वो गुंडा हो जाता है, लोकल गुंडे जो होते हैं ना, उनके साथ जो है वो पार्टनरशिप करता है, खूब पैसा कमाता है। वहां पे कभी भी दुकानें बंद करवा देता है, कभी भी स्ट्राइक करवा देता है, कभी भी खुलवा देता है, और उनसे पैसे भी लेता है। उस पूरे के पूरे यूनिवर्सिटी अगल बगल सद्दाम हुसैन का दबदबा। जैसे ही सद्दाम हुसैन गुजरता है तो सब थरथर कांपने लगते हैं, दिक्कत बड़ी ज्यादा है। और इसी दौरान दोस्तों 1958 में यहां पे 2 मिलिट्री ऑफिसर तख्ता पलट कर देते हैं। और यहां पे एक फ्री ऑफिसर करके ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि इस तख्ता पलट को सपोर्ट करता है। और ये तख्ता पलट जब होता है तो उसके बाद नए प्रधानमंत्री आते हैं। अब नए प्रधानमंत्री जो कासिम थे, वो एक मिलिट्री ऑफिसर होते हैं, उनको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। बट इधर ब्रिटिश चला गया, अमेरिका के खिलाफ एक प्रोटेस्ट हुए। सद्दाम हुसैन बहुत खुश, सद्दाम हुसैन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, उन्होंने ग्राउंड पे इन लोगों को ऑर्गेनाइज किया था, बाथ पार्टी का मेंबर हो गया था। और सद्दाम हुसैन नहीं चाहता था कि बाथ पार्टी आए, और कासिम भी जो प्रधानमंत्री बना वो बाथ पार्टी की वजह से ही बना कि बाथ पार्टी आएगी तभी चीजें होंगी। तो बाथ पार्टी का पूरा सपोर्ट था। बट प्रॉब्लम क्या होती है, बाथ पार्टी की आइडियोलॉजी थी कि अरब यूनाइटेड रहे, जो रिसोर्सेज हैं हमारे हैं, लोग हमारा सपोर्ट करें। बट यहां प्रॉब्लम क्या होती है कि कासिम उधर, देखिए जब भी प्रॉब्लम होगी, ब्रिटेन अमेरिका जाएंगे तो सोवियत आ जाएगा, यही हुआ। उधर सोवियत ने इराक पे कब्जा जमा लिया। एक साल के अंदर अंदर 1958 से लेकर 59 तक सोवियत ने सारे तेल इराक से ले लिए, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। तो यहां पे बाथ पार्टी का मूड खराब हो गया कि भैया देखो ऐसे नहीं होने वाला। और इसी दौरान जब सद्दाम हुसैन को लगा कि ये आदमी तो दोगला है, इसने तो हमको धोखा दिया, ये कह रहा था हम इराक को संभालेंगे, बट इराक ने संभला नहीं, इराक तो और दूर चला गया। तो यहां पे बोला कि बेटा तुमको छोड़ेंगे नहीं। और उसके बाद सद्दाम हुसैन एक बहुत खतरनाक प्लान बनाता है। और इसी दौरान क्योंकि अमेरिका भाग गया, ब्रिटेन भाग गया, लेकिन अमेरिका सबसे इंपॉर्टेंट रहा 1945 के बाद, सारा तेल अमेरिका के पास। अमेरिका की CIA ने सद्दाम हुसैन से कांटेक्ट किया और बाथ पार्टी से कांटेक्ट किया। CIA ने बोला देखो सत्ता बदलो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुमने देख लिया सोवियत आया, क्या हुआ, तुमने हमको भगा के देख लिया, तुमको कोई फायदा हुआ?
सद्दाम हुसैन ने बोला, उसने सोचा, और बाद पार्टी के लीडर्स ने बोला कि हाँ फायदा तो नहीं हुआ, बोला कि तो हमको आने दो। तो सीआईए ने एक प्लान बनाया और बोला कि देखो कासिम इधर से निकलेगा, मार देना उसको। तो कासिम को प्रॉपर एक मारने का प्लान बनाया गया, और यहां पे मारने के लिए किसको हायर किया गया? सद्दाम हुसैन को। अब 1959 में एक रैली के दौरान कासिम पर हमला होता है, सद्दाम हुसैन गोली चलाता है, बट सद्दाम हुसैन गोली तो चलाता है, उसके कंधे पे लगती है कासिम के, बॉडीगार्ड्स मरते हैं। कासिम को पता चला सद्दाम हुसैन ने हमला किया है, वो आता है ऑफिस, बोलता है कि सद्दाम हुसैन को ढूंढ के चौराहे पे काट के उल्टा लटका दो, उसका सिर अलग कर दो, धड़ अलग कर दो। सद्दाम हुसैन को पता चल जाता है, सद्दाम हुसैन भागता है, और सद्दाम हुसैन एक गांव होता है बगल में, वहां पे वो शरण लेता है। और ये वही गांव था दोस्तों, अलद्वार गांव, वहां पे छुपा था, बगल में उसके एक रिश्तेदार का फार्म हाउस था। यहीं पे जब बाद में अमेरिका पकड़ती है ना, यहीं से निकलता है, तो इस फार्म हाउस से भी कुछ स्पेशल रिश्ता है। तो सद्दाम हुसैन वहां पे छुपा रहता है। फिर बाद पार्टी और सीआईए मिलकर सद्दाम हुसैन को पहले सीरिया भेजते हैं, फिर इजिप्ट भेजते हैं, क्योंकि उसको पता था कि अगर सद्दाम हुसैन पकड़ा गया, ये बहुत जल्दी समझ में आ गया था ना कि ये आम इंसान नहीं है, ये मतलब एसेट है हमारे लिए, बहुत बड़ा एसेट है। तो बेस्ट यही होगा कि इसको संभाल के रखा जाए, और सीआईए इसको यूज करेगी। बट कासिम को मारने का प्लान असफल हो जाता है, और इस समय कासिम और ज्यादा जो है वो सतर्क हो जाता है कि अमेरिका के मंसूबे सही नहीं है, जब तक वो मुझे मारेगा नहीं तब तक वो चुप नहीं बैठेगा, ये हिसाब किताब रहता है। तो सीरिया इजिप्ट पहुंचा, वहां पे बात पार्टी का लगातार काम करता रहा, और वहां पे फिर कायरो लॉ स्कूल में पढ़ाई की उसने, क्योंकि यहां से तो पढ़ाई छूट गई थी। साथ ही साथ सीआईए ने खूब पैसा दिया यहाँ पे सद्दाम हुसैन को, माला माल कर दिया, जासूसों को पैसा बहुत मिलता है, तो खूब पैसा दिया, और सद्दाम हुसैन ने बोला कि आपका काम मैं करूंगा, आप चिंता मत करिए। सद्दाम हुसैन को प्रॉपर सीआईए ने ट्रेन किया, अमेरिका ने ट्रेन किया कि क्या करना है, कैसे काम करना है। तो सद्दाम हुसैन सीआईए की आंखों का तारा बन गया, और 1963 में सीआईए को सक्सेस मिली, कासिम को गोली मार दी गई। तो 1963 में फिर से एक तख्ता पलट हो गया, जिसको रमादान रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। फाइनली सोवियत गया, बट अमेरिका घुस गया। अमेरिका पहले भी था, तो अमेरिका को सक्सेस मिल गई, बट अब असली उदय होगा सद्दाम हुसैन का। सद्दाम हुसैन आता है, सीआईए का सुपर सपोर्ट, और उस समय तक सोचिए कितनी उम्र है, मात्र 27 साल। 27 साल की उम्र तक सद्दाम हुसैन को इतनी ताकत मिल गई कि उसको वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी का हेड बना दिया गया कि तुम इंटेलिजेंस एजेंसी को लीड करोगे, और इंटेलिजेंस एजेंसी तुम्हारे कदमों पे। सद्दाम हुसैन को पता था कि सबसे जरूरी है, क्योंकि उसने देखा था कि कैसे लीडर्स मरते हैं, तो उसने एक चीज बोली कि ये जितने भी जासूस हैं इनको हर जगह छोड़ दो, और जो भी पार्टी के खिलाफ जाएगा उसको फांसी दे देंगे, उसको पब्लिकली मरवा देंगे। सद्दाम हुसैन एक सुन्नी था, जो इराक है वो शिया था। इराक ओरिजिनली 60% जो है वहां पे मेजोरिटी शिया थी, ठीक है, और भी कुर्द थे, बहुत सारे थे, लेकिन सद्दाम हुसैन का अभी तक ध्यान उधर नहीं किया था, अभी जाएगा। अब 1963 आते आते वहां पे रेवोल्यूशन हो गया, बट फिर से अनस्टेबिलिटी। अब यहां पे जो फ्री ऑफिसर्स है वो आपस में लड़ने लगे कि हमारा है, हमारा है, हमारा है। सो सद्दाम हुसैन को पता चला कि भाई जब तक मैं नहीं आऊंगा ना तब तक कुछ होगा नहीं, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। 17 जुलाई 1968 को एक और तख्ता पलट होता है, और इस बार सद्दाम हुसैन आर्मी को लेकर, आर्मी को इंटेलिजेंस के थ्रू वो मना लेता है, और फाइनल ये 1968 में बात पार्टी बोलती है कि बहुत अच्छा किया सद्दाम हुसैन को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। सद्दाम हुसैन ने पावर नहीं ली, वो वाइस प्रेसिडेंट बनता है, और अगेन जो इनका रेवोल्यूशनरी कंट्रोल ग्रुप होता है उसका जो है सद्दाम हुसैन हेड। जितने भी ऑफिशियल पोजीशन थे उसका हेड सद्दाम हुसैन, बट प्रेसिडेंट नहीं सद्दाम हुसैन बनता है। प्रधानमंत्री अलग है, लेकिन ये बता दो कि प्रधानमंत्री खाली नाम का प्रधानमंत्री है, सारे जो जितने भी फैसले हैं वो सद्दाम हुसैन खुद लेता है। 31 साल की उम्र, 32 साल की उम्र में सद्दाम हुसैन एक देश का लीडर बन जाता है। अब देखिए क्या होता है, सद्दाम हुसैन फिर से अब जासूसियों को एक्सपैंड कर देता है कि देखो अभी तक लीडर्स के साथ ये हुआ, अब नहीं होना चाहिए। अमेरिका का जबरदस्त सपोर्ट, लेकिन सद्दाम हुसैन को एक हीरो की तरह देखा जाता है, भले ही अमेरिका का सपोर्ट होता है। और सद्दाम हुसैन एक ऐसा फैसला करता है जिससे पूरा इराक बल्ले बल्ले, बहुत खुश। सद्दाम हुसैन कहता है कि हम अपनी ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज करेंगे। 1972 आते आते सद्दाम हुसैन जो तेल है जो अभी तक बाहर के लोगों को दिया जाता है, सद्दाम हुसैन कहता है कि अब हम लोगों को मिलेगा नेशनलाइज। लेकिन दोस्तों इसका पूरा कंट्रोल अमेरिका के पास ही होता है, लोगों को इतना पता भी नहीं होता है। सद्दाम हुसैन गजब प्रोपेगेंडा चलाता है, और वो कहता है कि देखो चिंता मत करो, तुमको पैसा चाहिए मैं दूंगा, तुमको इज्जत चाहिए मैं दूंगा। और लोग समझते हैं कि सद्दाम हुसैन का देखिए कद कितना बड़ा है, कि सारे गल्फ नेशन से भी बहुत अच्छे उसके रिलेशन है, और पूरी दुनिया से भी उसके बहुत अच्छे रिलेशन है। लोग समझते हैं कि अमेरिका उनकी बात मान रहा, बट सद्दाम हुसैन बहुत ही चालाक आदमी था। जब सद्दाम हुसैन पकड़ा जाएगा तो मैं उसकी चालाकी आपको बताऊंगा। अगर आप सद्दाम हुसैन से मिलते
तो आप बोलते ये तो भला मानुस है, ये तो देवता आदमी है, ये मरवा सकता है। यही तो बड़े बड़े लीडर्स की खासियत होती है, वो अपनी शैतानी जो मंशा है ना वो छुपा देते हैं, अपने नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी को वो हाइड कर लेते हैं। यही सद्दाम हुसैन के साथ हुआ, वो अपने राक्षसी चेहरे को छुपा लेता था। इसी दौरान सद्दाम हुसैन ने, संबंध तो बहुत थे, शादी भी की, अपने मामा की कजन से शादी की। वैसे सद्दाम हुसैन के बहुत सारे संबंध थे, मतलब बहुत सारी औरतों से संबंध थे। सद्दाम हुसैन शादीशुदा औरतों से इसलिए संबंध बनाता था, जैसे मान लीजिए कि कोई ऑफिसर किसी ने उसके सामने विद्रोह किया, उसकी औरत को उठवा लेता था और उसके पति के सामने संबंध बनाता था ताकि उसका आदमी चल के मर जाए। यही उसका बेटा करता था, उदय। उदय तो जीता जागता राक्षस था। सद्दाम हुसैन का बेटा इतना खतरनाक था। उदय और कुसाक दो बेटे थे, लेकिन उदय इतना डेंजरस था। एक बार शादी हो रही थी, ठीक है, नई नवेली दुल्हन, दोनों शादी हो रही थी, उदय वहां पे पहुंच गया। उदय ने शादी में जो एनिमल में सीन था ना, संबंध बनाया उस औरत के साथ, और ये देख के उसके हस्बैंड ने सुसाइड, वो कूद गया बिल्डिंग से, और उदय ने जो उसकी दुल्हन उसको भी फेंक दिया बिल्डिंग के अंदर। एक बार एक हॉल में मीटिंग चल रही थी, उदय ने गोली चला दी शराब पी के, कितने लोग मर गए। सद्दाम हुसैन ने बोला कि बेटा, उदय को बहुत मारा और उसकी सारी गाड़ियां, रोल्स रॉयस, पोर्चे, सब में आग लगा दी। लेकिन सद्दाम हुसैन को संरक्षण था। उदय मतलब सम्राट सद्दाम हुसैन जो है ना, अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, बेटा है उसका, तो उसकी सारी गलतियां माफ। पूरा परिवार राक्षस था। कहानी आगे बढ़ती है दोस्तों, 1972 आ जाता है। पूरा ऑयल जो है वो सद्दाम हुसैन का एज एन हीरो प्रोजेक्ट यहां पे किया जाता है। बट दोस्तों, अब चीजें गड़बड़ होने वाली थी। सद्दाम हुसैन को गजब सपोर्ट मिलता है, लेकिन सद्दाम हुसैन अब क्रैकडाउन करना शुरू कर देता है। कोई भी पार्टी के खिलाफ बोलेगा उसको पब्लिकली मरवा देना, उसको सर कटवा देना। सद्दाम हुसैन से एक बार पूछा गया था कि आप अपने ऑपोजिशन को क्यों मरवाते, तो बोलते हैं तो क्या करूं, मैं छोड़ दूं उनको। सद्दाम हुसैन को पता था कि भाई ऐसा है कि अगर इन केस, वो क्योंकि जासूस आदमी था, उसने हर एक चीज देख ली, उसमें मिलिट्री में को भी अंदर से देख लिया था, सीआईए के तौर तरीके पता थे उसको, पता था कि मैं भी हटाया जा सकता हूं। सद्दाम हुसैन का रसोइया हमेशा उसके साथ रहा, और सद्दाम हुसैन पता है कि कुछ भी करता था। सद्दाम हुसैन को तैराकी का बहुत शौक था, वो तैरता था। सद्दाम हुसैन बहुत कम सोता था, लेकिन वो पूरी दिन में पावर नैप्स लेता था। एक मीटिंग पे सद्दाम उठ के जाता था, 20 मिनट पावर नैप लेके वापस आता था और तरोताजा। और तैराकी को बहुत शौक था, क्योंकि सद्दाम को स्लिप डिस्क थी, तो डॉक्टर ने बोला था तैराकी करिए, तो सुबह 3 बजे उठ के तैराकी करता था और पूरे स्विमिंग पूल में चेक करवाता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे जहर है या कुछ है। ये हालात थे। अब दोस्तों हम देखते हैं कि 6 साल तो सब बढ़िया हुआ, अरब मुल्क भी कुछ सब, पर 1979 में सद्दाम हुसैन को पता चला कि ये प्रधानमंत्री मेरी बात नहीं मान रहा है, तो उसको हटा दिया, पीसफुल रिजाइन किया। क्योंकि सद्दाम हुसैन जो समय प्रधानमंत्री था तो सद्दाम हुसैन का जानने वाला था, तो इसीलिए पीसफुली रिजाइन किया। वैसे आमतौर पर सद्दाम हुसैन इतना पीसफुली रिजाइन करवाता नहीं था, सबको मार देता था। तो 1979 जुलाई 1979 को हम देखते हैं कि सद्दाम हुसैन प्रेसिडेंट बन जाता है, यानी कि ऑफिशियल लीडर ऑफ, अभी तो अनऑफिशियल था, अब वो इराक का ऑफिशियल लीडर बन जाता है। इसी दौरान एक चीज होती है, सद्दाम हुसैन जैसे ही आया, सद्दाम हुसैन एक सेक्रेटरी इनके होते थे माशिक करके, तो उसने क्या किया था ना कि ये पता लग गया था सद्दाम हुसैन को, जासूस तो हर जगह छोड़े थे, जासूस उस लेवल पे थे कि अगर सद्दाम हुसैन की कोई बुराई तक करता है उसको भी मरवा दिया जाता था, मतलब अगर गलती से भी कुछ बोल दिया, ऐसा डिक्टेटर। तो सद्दाम हुसैन ने क्या किया कि उस माशिद को बुलाया, बोला कि तुम मेरी बड़ी, मैंने सुना कि तुम मेरे लिए प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हो। कहता नहीं सर। कहता अच्छा। उसको टॉर्चर करवाया। उस आदमी ने सद्दाम हुसैन को लिस्ट दी कि ये आपके खिलाफ जो है वो बोल रहे हैं। एक बहुत ही पब्लिक इंसिडेंट हुआ, ये आप यूट्यूब पे देखिएगा, आपको मिल जाएगा। 22 जुलाई को 1979 को होता क्या है, सद्दाम हुसैन सिगार पीता। सिगार सद्दाम हुसैन को फिदेल कास्ट्रो ने पीना सिखाया था, बहुत शौक था सद्दाम हुसैन को सिगार पीने का। फिदेल कास्ट्रो क्यूबा का जो लीडर था। तो सद्दाम हुसैन आता अपना सिगार पी रहा होता है, और सद्दाम हुसैन एक पेपर लेता है और उसके नाम देता है, और नाम पढ़ता है 68 लोगों के। 68 लोग खड़े होते हैं और सद्दाम हुसैन बोलता है बाहर निकल जाओ, और सद्दाम हुसैन कहता है तुम सब बाहर निकलो। बाहर एक ट्रक होती है, उन सब आदमियों को भर दिया जाता है, सबको मार दिया जाता है पब्लिकली, सबके सामने। ये एक स्टेटमेंट था। जो हॉल में बैठे होते हैं उनको जान में जान आती कि भाई जान बची तो लाखों पाए। सद्दाम हुसैन उनका शुक्रिया करता है कि तुम हमारे साथ अब तक रहे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लेकिन उसी दौरान 1979 में एक और भयानक चीज होती है, ईरान में रेवोल्यूशन हो जाता है। और जैसे ही ईरान में रेवोल्यूशन होता है, उधर आयतुल्लाह अली खोमेनी आ जाते हैं। अफगानिस्तान में रेवोल्यूशन हो जाता है, 2 देशों में रेवोल्यूशन। सुदूर इनकलाब ये बोला जाता है आयतुल्लाह खोमेनी द्वारा। आयतुल्लाह खोमेनी बोलते हैं कि खाली अल्लाह की हुकूमत चलेगी, जितने भी हैं उन सबको मारो जो अल्लाह के खिलाफ है, यानी कि तुम सबसे बड़ा कोई भी इंसान किसी से बड़ा नहीं होगा, सबसे ऊपर अल्लाह है। अब आयतुल्लाह खोमेनी, ईरान में रेवोल्यूशन आया, शिया सद्दाम हुसैन से कुछ नहीं था,
क्योंकि सद्दाम हुसैन ने शियाओं के ऊपर कंट्रोल जमाना शुरू कर दिया था। सद्दाम हुसैन को लगा था कि शिया मेजोरिटी कंट्री है, तो एक ना एक दिन कोई शिया लीडर आएगा और मुझे भगा देगा। तो शियाओं को, उनके बहुत सारे मौलवियों को अरेस्ट करवा दिया, जो वो इबादत करते हैं उसको चेंज करवा दिया, काफी शिया लोगों के घर उन्होंने तोड़वा दिए, उनके राइट्स धीमे धीमे छीन लिए। तो सद्दाम हुसैन ने शियाओं और कुर्दों पर कहर बरसाना शुरू कर दिया था। 1979 जब वो डिक्टेटर बन गया इराक का, तब तो और ज्यादा प्रॉब्लम आ गई। लेकिन इसी दौरान ईरान के साथ सद्दाम हुसैन ने युद्ध शुरू कर दिया। देखिए, वैसे तो रिवर का, एक नदी थी जो कि ईरान इराक दोनों शेयर करते थे, उसका हवाला दिया जाता है कि इराक कहने लगा कि ये हमारा पूरा पानी है, और लेकिन एक्चुअल में इराक, सद्दाम हुसैन डर गया था। उसको पता था कि ईरान की रेवोल्यूशन हमारे दहलीज पर भी पहुंचेगी, और ईरान को, ये सद्दाम हुसैन को पता था कि चीजें कैसे काम करती हैं। आज अमेरिका साथ है, कल नहीं होगा, बट क्योंकि ईरान में भी अमेरिका की सत्ता थी, वो चली गई रातों रात। तो अमेरिका ने यहां पे सद्दाम हुसैन को भड़का दिया, और अमेरिका ने खूब पैसे दिए सद्दाम हुसैन को कि हम तुम्हारे साथ हैं, और जिसके साथ अमेरिका खड़ा होता है वो जीतेगा ही जीतेगा, तो ईरान पर हमला कर दो। इराक ईरान वॉर होती है 1979 से लेकर 1988 तक। 1982 में एक दुजाला इंसिडेंट होता है, याद रखिएगा ये दुजाला इंसिडेंट, क्योंकि ये इसी की वजह से सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी। 1982 में सद्दाम हुसैन जो है, एक गांव दुजाला पड़ता है, वहां पे सद्दाम हुसैन को जान से मारने की कोशिश की गई थी। यहां पे वही बता रहे कि जैसे ही सद्दाम हुसैन पहुंचा, सद्दाम हुसैन वहां पे लोगों को मोटिवेट करने गया था, शिया डोमिनेटेड एरिया था। सद्दाम हुसैन को लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैंने शियाओं के राइट्स को खत्म किया है, कुर्दों को मारा है, तो वो मेरे खिलाफ खड़े हो जाए। तो ऐसा दिखाने गया था कि मैं तुम्हारे साथ हूं, बट उसके ऊपर हमला हो जाता है। तो बदले में वहां पे 800-900 लोगों को सद्दाम हुसैन मरवा देता है। ठीक है, इसमें बच्चे, औरतें, सब बहुत लोग थे। तो ये भाई बहुत बुरी हालत थी। तो सद्दाम हुसैन वहां से फिर निकलता है। ऐसे ही दौरान 1988 में हुआ, सद्दाम हुसैन ने केमिकल बॉम्ब का यूज किया था हलाफ रीजन में, वहां पे भी शिया थे। केमिकल जब बॉम्ब यूज किए थे, अमेरिका को पता था। देखिए, दुनिया में डेमोक्रेसी की पैरवी करने वाला अमेरिका चुप बैठा था। अमेरिका को पता था कि सद्दाम हुसैन ने केमिकल बॉम्ब मारे हैं, और केमिकल बॉम्ब जब मारे तो कितने लोग मर गए, खून आने लगता था, लोगों की स्किन जलने लगती थी, यह हालत थी। इनफैक्ट ईरान भी पीछे हटने लगा था। तो जब ईरान पीछे हटने लगा तो सद्दाम हुसैन को बोला, ये बढ़िया आइडिया है गुरु, इससे हमला करते हैं। बट दोस्तों, कुछ हुआ नहीं। ये ईरान इराक वॉर 10 सालों तक चला। 1988 में खत्म हुआ, सीज फायर हुआ, बट घंटा कुछ नहीं मिला यहाँ पे इराक को। इतना पैसा फेंका, इतनी आर्मी लगाई, बट ईरान भी बहुत ज्यादा ताकतवर था, तो ना ईरान को कुछ मिला ना इराक को कुछ मिला। फर्जी में युद्ध हुआ। अगर इतिहास में सबसे फर्जी युद्ध की बात करें, जिसमें किसी को कुछ हासिल नहीं, फर्जी लड़ते जा रहे बस, वो ईरान इराक वॉर है 1979 से लेकर 88 तक। तो भैया दोनों पीछे हट गए। लेकिन अब एक और खतरनाक इवेंट होने वाला था। यहां पे सद्दाम हुसैन जो है और अमेरिका की दुश्मनी अब शुरू होगी। अभी तक अमेरिका को लग रहा था कि सद्दाम हुसैन तो हमारा पालतू है, करेंगे ऐसे पूछ हिलाते हुए आ जाएगा, बट सद्दाम हुसैन था। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, इराक बहुत स्टेबल था। ये आपको जान के हैरानी होगी कि इराक में लोगों की आय बहुत ज्यादा थी, बस आपको सद्दाम हुसैन की बातें माननी पड़ती थी, तो आप बहुत अमीर होंगे इराक में। तो इराक काफी स्टेबल था, इराक बढ़िया था। सद्दाम हुसैन ने डी डॉलराइजेशन की बात करनी शुरू कर दी थी। सद्दाम हुसैन ने एक और काम कर दिया था, जो तेल है ना, वो अरब कंट्रीज ओपेक कंट्रोल करता था। सद्दाम हुसैन ने युद्ध से बहुत पैसे ले लिए थे, है ना। युद्ध करना था तो कुवैत से पैसे ले लिए, सऊदी से पैसे ले लिए, जॉर्डन से पैसे ले लिए, सीरिया से पैसे ले लिए, खूब पैसे ले लिए थे, अपनी तिजोरी भर ली थी। अब जब ये वॉर खत्म होता है, 1990 आ गया, तो कुवैत ने बोला, भैया पैसे वापस दोगे कि नहीं। वही इनके मंत्री साहब गए थे, तो कुवैत ने बड़ी बदतमीजी कर दी थी कि तुम्हारी औरतें तो बड़ी सुंदर होती हैं, और क्या जब देखो मुंह उठा के पैसे मांगने चले आते हो, भिखारी हो क्या। इस तरीके की बातें जब सद्दाम हुसैन को बताई, सद्दाम हुसैन का मूड खराब हो गया। लेकिन ये कारण नहीं था, कारण था कि जो पैसे लिए हैं वो चुकाना पड़ेगा। तो सद्दाम हुसैन ने बोला कि अबे, मैंने वॉर तुम्हारे लिए किया है, क्या पैसे पैसे की बात कर रहे हो भाई, तुम्हारे लिए तो मैंने युद्ध लड़ा है, और अब तुम यहां पे मुंह उठा के पैसे मांग रहे हो। लेकिन कुवैत बोला, अरे भैया पैसे आपको देने पड़ेंगे। सऊदी ने भी यही बोला कि इतने पैसे लिए हैं। सद्दाम हुसैन ने, बेटा बताते हैं तुमको, पैसे चाहिए ना, अभी बताते हैं, तेल लगा के रखो, अभी आते हैं। तो अब क्या हुआ कि सद्दाम हुसैन ने उल्टा कहना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, हमको पैसे देने नहीं है, तुमको हमको पैसे देने। कुवैत बोला, पागल अगल का, कैसे। बोला कि हमारा तेल तुम चुरा रहे हो, जो हमारा तेल है ना वो तुम चुरा के ले जा रहे हो। कुवैत ने बोला, अरे यार ये क्या पागलपन है यार, भाई ये तो अजीब ही है। वही बात हो गया, उधार मांगने जाए, बोले कि भाई तुम हमको उधार दो, वो चुप चुप के में सीन नहीं, कब दोगे उतने पैसे। ये कौन आदमी है यार। कुवैत ने बोला कि भैया थोड़ा ध्यान से। सद्दाम हुसैन बोला, ध्यान है, हमको मत समझाओ, ये थोड़ा मैं कॉमिक वे में कर रहा हूँ, ऐसे नहीं हुआ था, बातचीत बड़ी। सद्दाम हुसैन बोले, आपको हमको मत समझाओ, ठीक है ना, चुपचाप बाहर निकलो। सद्दाम हुसैन, अब कुवैत को लगा कि यार
यार ये तो पैसे भी गए। लेकिन सद्दाम हुसैन ने बोल दिया था कि पैसे ला। कुवैत ने बोला हम क्यों लाए, बोला पैसे ला, हम कुछ नहीं जानते। अरे यार तुमको पैसे देने, कहते तू पैसे नहीं लाएगा, कहते नहीं अभी हम कल आ रहे। सद्दाम हुसैन ने पूरा प्लान बना लिया, कुवैत पे हमला कर देते हैं। सद्दाम हुसैन ने पूरा प्लान बना लिया। अब कुवैत जो पैसे मांग रहा था उसकी लग गई, हालत खराब हो गई उसकी, ठीक है, उसकी लंका लग गई कुवैत की। कुवैत क्योंकि उसकी कोई छोटा सा देश, कोई आर्मी नहीं, अमीर बहुत वहां के लोग, लेकिन कोई आर्मी नहीं, कुछ नहीं। और सद्दाम हुसैन ने प्रॉपर आर्मी बना रखी थी। सद्दाम हुसैन ने बोला आ रहे बेटा, आ रहे, रुको। सद्दाम हुसैन कुवैत को, वहां के तेल के कुएं को कब्जाना चाहता था, उनकी वेल्थ को कब्जाना चाहता था, बॉर्डर एरियाज को कब्जाना चाहता था, सऊदी को भी मारना चाहता था। लेकिन सद्दाम ने बोला कि सऊदी पे बाद में आएंगे। उस समय सबसे बड़ा लीडर दो थे, एक लीबिया का मोहम्मद अल गद्दाफी, लेकिन उससे ज्यादा ताकतवर सद्दाम हुसैन था। तो सऊदी को बोला उसको बाद में देखेंगे, पहले पहले उसको छोड़ो, इसको पकड़ो। अब उसने 30-40 हजार सैनिक जो है वो रेडी कर लिए। सद्दाम हुसैन ने टैंक्स रेडी कर लिए और वो सब कुछ कर गए। आप समझ रहे हो। तो भाई 1990 में जुलाई 1990 आते आते सद्दाम हुसैन ने कुवैत पे हमला कर दिया। अब कुवैत ने बोला हम भी हमला करेंगे, हम भी मारेंगे सद्दाम हुसैन को। तो इनके जहाज उड़े कुवैत के, लेकिन वो उड़ के कहां चले गए, सऊदी अरब। बोले हम मार के आ रहे, मार के आ रहे, चिंता मत करना, मैं मारेगा। वो उड़ के सीधा सऊदी अरब भाग गए। क्यों, बोला नहीं नहीं हम तो ऐसे ही कह रहे थे भैया, सद्दाम हुसैन है वो मार देगा हमको, मार दे गोली, क्यों ना बोली, क्या करें। भाग गए सब। 7 घंटे के अंदर अंदर सद्दाम हुसैन ने पूरे कुवैत पे कब्जा कर लिया। 7 घंटे के अंदर अंदर। सुबह सद्दाम हुसैन गया, शाम को जो है, सद्दाम हुसैन तो अपने घर में था, शाम को कुवैत कब्जे में। अब अमेरिका के हाथ पांव फूलने लगे, अबे यार ये क्या बदतमीजी है, ऐसा तो हमने नहीं सोचा था। अमेरिका बोला यार वी हैव टू डू समथिंग, no, the situation has got out of hands. Now what we have to do, we have to form an alliance. Okay, so let's form an alliance. अभी तक यूनाइटेड नेशन बहुत ज्यादा ज्ञान पेल रहे थे कि ये नहीं होगा, अरे सद्दाम हुसैन ठीक कर रहा है जो कर रहा है। अब अमेरिका के ऊपर बात आ गई, तो अमेरिका ने बोला कि नहीं नहीं ऐसा काम नहीं चलेगा। तो भैया गल्फ ने, भाई गल्फ सबके पास गया, कुवैत सबके पास गया कि मालिक हमारी मदद करिए, हमारी मदद करिए। लेकिन जब सद्दाम हुसैन ने कब्जा कर लिया कुवैत के ऊपर, तो फिर यहां पे सबके हाथ पांव फूल गए, क्योंकि अमेरिका को पता था कि अगर कुवैत गया तो एक एक करके सारे देश जाएंगे और तेल हमारे पास से चला जाएगा। तो अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को बोला बहुत तेजी में निकल लो, पहली फुर्सत में निकलो। तो सद्दाम हुसैन ने बोला अपना काम कर बे, अपने बाप को मत सिखा, चल चल। सद्दाम अमेरिका भाई, अमेरिका अमेरिका है। अमेरिका ने बोला कि बेटा तुमको बनाया है हमने, औकात में रहो। सद्दाम हुसैन बोला आ जाए कल आना। सद्दाम हुसैन, एक और चीज दोस्तों इसी दौरान हुई थी 1982 में, मतलब सद्दाम हुसैन, एक चीज में इंसिडेंट में बताना भूल गया कि ईरान इराक वॉर में इनके हेल्थ मिनिस्टर थे, बड़ा फेमस इंसिडेंट है। तो इनके हेल्थ मिनिस्टर ने बोला था कि एक काम करिए साहब, क्योंकि भाई जब युद्ध में कुछ हो नहीं रहा था तो सद्दाम हुसैन को ये ऑफर दिया था कि आप अब युद्ध रोक दीजिए, सीज फायर कर लेते, उसके लिए आप इस्तीफा दे दीजिए, कोई दूसरे प्रेसिडेंट को ले आइए। सद्दाम हुसैन ने पब्लिकली गोली मार दी, निकाली गोली, ठोक दिया, दूसरे कमरे में ले गया। दूसरे कमरे में ले गया कि आप जरा बगल में आएंगे, गोली मार के वापस आ गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बहुत क्रूर था। तो भैया अब कुवैत पर हमला कर दिया, कुवैत पर कब्जा हो गया, क्या किया जाए। अब बड़ा परेशान सबके सब, सारे जो वहां पे तेल भंडार थे। और सद्दाम हुसैन ने फिर एक साइड से टॉर्चर करना शुरू किया वहां पे लोगों को। ब्रिटिश एयरवेज का जहाज उतरा, 7 घंटे के अंदर कब्जा किया। ब्रिटिश एयरवेज का जहाज उतरा, वहां के सारे लोगों को बंधक बना लिया सद्दाम हुसैन ने कि एज अ बार्गेनिंग चिप यूज करेंगे। बड़ा फेमस इंसिडेंट था कि सद्दाम हुसैन एक छोटे से बच्चे को ऐसे लेता है अपनी गोदी में, बोलता है हाँ बेटा जरा बताओ, कैमरा वो है, बताओ आज तुमने दूध पिया। वो लड़का बेचारा ऊपर से नीचे तक थर थर कांपने लगा। बोला जॉर्ज को आज सुबह का दूध मिला, हालत खराब हो गई। तब पूरी दुनिया को पता चल गया कि आदमी कुछ भी कर सकता है। मोहम्मद अली जो बहुत बड़े बॉक्सर थे, वो तब सद्दाम हुसैन को मनाने गए थे, बट वो किसी की नहीं सुनता था। उसने जो कर लिया वो कर लिया, किसी की नहीं सुनी उसने। तब अमेरिका ने बोला बेटा बहुत हुआ सम्मान, अब लगता है तुमको तुम्हारी औकात दिखानी पड़ेगी। सो अमेरिका क्या करता है, अमेरिका एक अलायंस बनाता है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म लॉन्च करता है। 30 देशों का अलायंस था। अमेरिका जाता है, ऐसी बमबारी करता है कि सद्दाम हुसैन 6 हफ्ते के अंदर अंदर वो भागना पड़ता है सद्दाम हुसैन को। सद्दाम हुसैन कहता है कि भाई हम तो बहुत मारे जाएंगे। और वहां की जो आर्मी है इराक की, वो सद्दाम हुसैन के विद्रोह का प्लान बना लेती कि इसको हटाएंगे, वो फेल हो जाता है हालांकि। तो बहुत बमबारी होती है, भयंकर बमबारी होती है, और सद्दाम हुसैन को पीछे हटना पड़ता है। लेकिन अब सद्दाम हुसैन और अमेरिका के बीच में दरार आ गई, और अमेरिका को पता चल गया कि इसको एक बार ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। सोचिए दुनिया का सबसे धोखेबाज देश ये कह रहा है कि ये धोखेबाज है। तो कर्म आते हैं ना, कर्म, वो घूम के आपके पास आएंगे। तो मैं क्यों बोलता हूं कि इस दुनिया में अमेरिका नहीं, दुनिया मतलब सब जगह जो भी कियोस आज फैला हुआ है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ अमेरिका।
इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उन्होंने ये काम किया है। तो अब क्या हुआ कि भाई फिर सद्दाम हुसैन निकल गए कुवैत, लेकिन सद्दाम हुसैन ने बोला कि इस अमेरिका को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर को मारने का प्लान बना दिया था। अब जब अमेरिका को पता चला कि कुवैत में जॉर्ज डब्ल्यू बुश जाने वाले थे, वहां पे उनको मार दिया जाता, तो जब अमेरिका को पता चला अरे बाप रे ये तो हमारे हाथ से निकल गया है, तो अमेरिका ने फिर इराक पे सैंक्शंस लगा दिए कि तुम अपना तेल, बहुत तेल को लेकर घमंड है ना तुमको, तो इतने ऑयल सैंक्शंस लगा दिए कि अब इराक की हालत जो है वो धीमे धीमे खराब होने लगी। इसी दौरान एक और चीज हुई थी, जैसे जब ईरान इराक वॉर हुआ था तो सद्दाम हुसैन ने ये दिखाया कि देखो हम वॉर जीत गए, ठीक है, हम इस वॉर को जीत गए। और जब ये गल्फ वॉर खत्म हुई तो भी सद्दाम हुसैन ने पूरे दुनिया को ये दिखाया और इराकी वासियों को ये दिखा कि देखो हम वॉर जीत गए। तो सद्दाम हुसैन ने 20 लीटर खून दिया था। बोले क्यों? कुरान लिखी गई थी इनके खून से, ठीक है, कि देखो ये वॉर जीतने का प्रतीक है। बट पूरी दुनिया को मालूम था और इराक को भी मालूम था कि असलियत क्या है। एक्चुअली सेना पीछे हट गई थी और अब इराकी लोग जो है वो सद्दाम हुसैन से त्रस्त होने लगे थे, क्योंकि अब प्रॉब्लम्स आने लगी। अब तेल से आपकी इकोनॉमी है और तेल आप पूरी दुनिया में बेच नहीं सकते। ऑयल सैंक्शंस लगा दिए हैं। अमेरिका ने डायरेक्ट अटैक नहीं किया, इनडायरेक्टली बोला कि एक काम करते हैं, आर्थिक इसको पूरी तरीके से खत्म करते हैं। अभी डायरेक्ट अटैक सही नहीं रहेगा, पूरी दुनिया में हमारी थू होगी। फिर अमेरिका ने बोलना शुरू किया 1996 आते आते अमेरिका ने यह बोलना शुरू किया कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, ठीक है, यानी कि इराक एक न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम बना रहा है। अब सद्दाम हुसैन उस दौरान इराक में न्यूक्लियर इंस्पेक्टर गए, सद्दाम हुसैन कुछ कर नहीं पाया क्योंकि अब वो कमजोर होता गया। आर्मी आप अमेरिका के सामने थोड़ी ना टिक सकते हो, चींटी हाथी के सामने नहीं टिक सकती, सिंपल। तो अभी सद्दाम हुसैन भले ही अपने आप को कितना बड़ा समझे, था तो वो चींटी अमेरिका के सामने। तो वहां पे जब इंस्पेक्टर्स गए तो अब उन्होंने स्टोरी फैब्रिकेट करके किसी तरीके से प्रूव कर दिया हाँ इराक बना रहा है, बल्कि ऐसा सही नहीं था, ऐसा सही नहीं था पूरी तरीके से। जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात हो रही है वो कभी इराक में मिले ही नहीं। तो फिर बोलेंगे सर ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि अमेरिका को बहाना चाहिए था इराक पर कंट्रोल का, क्योंकि उनको पता था सद्दाम हुसैन हमारे हाथ से निकल गया है और हमने बहुत साल इराक में लगाए हैं, अब हम वी कैन नॉट लूज, इट इज टू बिग टू फेल। सो अब अमेरिका जो है वो प्लान करने लगा और उसको प्लान इन्वेड करने के लिए प्रोपागेंडा फैलाना पड़ा, उसको प्लान बनाना पड़ा। तो इसने क्या बोला कि भाई कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से। अब इसी दौरान दोस्तों 9/11 हो गया। अब जब 9/11 होता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सीधा यहां पे जॉर्ज डब्ल्यू बुश उस समय जो राष्ट्रपति होते हैं वो कहते हैं कि ई ना चौलबे, घर में घुस के मारेंगे और ये पकड़ो सद्दाम हुसैन को। अलकायदा ने किया अफगानिस्तान में और अमेरिका घुस गया। इससे 3 साल पहले 1998 में कि इराक लिबरेशन एक्ट भी आ गया था कि इराक को लिबरेट कराने, यानी कि पूरी पिक्चर क्लियर है। तो सोने पे सुहागा हो गया। मतलब वैसे तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, बट अमेरिका के लिए, अमेरिका ने 9/11 को ना बहुत बहुत चीजों के लिए यूज किया, ठीक है, कि उसको लगा कि ये हमारे लिए एक चाबी है, टिकट है कि कहीं किसी देश में घुस जाओ। तो अमेरिका ने क्या बोला कि ये सद्दाम हुसैन के भी अलकायदा से कांटेक्ट है, सद्दाम हुसैन भी ओसामा बिन लादेन को सद्दाम हुसैन ने मदद की थी और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तो है ही है। तो अमेरिका जो है वो इराक में घुस गया, ठीक है। 10 मार्च 2003 में भाई इराक में घुस गया अमेरिका और फिर सद्दाम हुसैन को भागना पड़ा। इराक की मिलिट्री वैसे ही हताश थी, तो सारे हथियार डाल दिए, वो पीछे हट गई। ज्यादातर अमेरिका के साथ काम करने के लिए तैयार हो गए, बिल्कुल लॉलेसनेस इराक में। इराक में घुस गया अमेरिका। जो सद्दाम हुसैन बहुत बातें बोल रहे थे वो बंकर में भाग गया और उसी बंकर में छुपा था, है ना। जब 1960s में इराक की जो सरकार है उनको ढूंढ रही थी, उसी बंकर में जाके छुपा। अब भैया छुप गया ये बंकर में, तो इराक ढूंढो सद्दाम हुसैन को। काफी लंबा समय लगा लेकिन ढूंढ नहीं पाए सद्दाम हुसैन। हालांकि टेलीवाइज स्पीड ऐसा तो नहीं था, बट सद्दाम हुसैन इधर से उधर भागता रहा, कभी दूसरे शहर, कभी एक शहर, कभी उस शहर, उसको पता तो था ही। अमेरिका ने बमबारी की, सद्दाम हुसैन के दोनों बेटे मारे गए, ठीक है। एक एक करके अमेरिका ने सद्दाम हुसैन की वेल्थ को अपने कंट्रोल में लिया। सद्दाम हुसैन भैया छुप गया। सद्दाम हुसैन को ढूंढना है, ये प्रायोरिटी है। कहां से करें? तो भैया इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये अल मुस्लिम ब्रदर्स थे, इनको पकड़ा। ये सद्दाम हुसैन के बड़े करीबी थे। बोला कि हाँ भाई कहाँ है सद्दाम हुसैन? बोला हमको नहीं पता सर, पता सर। बोला कैसे कैसे नहीं पता? तो इंटेलिजेंस एजेंसी ने इसे बुलवा लिया और सद्दाम हुसैन का पता चल गया। तो लगभग 7:30 बजे के करीब जो है, 13 दिसंबर की बात है 2003, 7:30 बजे के करीब जो है शाम को इनकी जो आर्मी है अमेरिका की वो वहां पे पहुंच जाती है। तो अल मुस्लिम ब्रदर बोल रहे हैं कि यही कंपाउंड है और यहीं पे जो आपको सद्दाम हुसैन मिल जाएगा।
अमेरिका ने तलाशी ली, कुछ मिले ही नहीं। हालांकि ट्रेसेस मिले, मिलियंस एंड डॉलर्स मिले और कुछ सामान मिला, यानी कि सद्दाम हुसैन यहीं है, लेकिन है कहाँ पता नहीं। तो भाई सबसे पूछा, रसोईया था वहां पे, उससे पूछा, उसको भी नहीं पता। जबरदस्ती की उससे कोई नहीं होता। तो इब्राहिम मुस्लिम को बुलाया कि तुम तो कह रहे थे यहाँ पे है, कहाँ पे है बताओ दिखाओ। करते करते 8 बज गए, 8:15 हो गए। तो ढूंढने लगा, हाँ किधर है किधर है। फिर उसको एकदम से, देखिए सद्दाम हुसैन ने पहले से अपने लिए बंकर्स बना के रखे थे हर जगह। उसको पता था कि अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं बंकर्स में चला जाऊंगा। तो उसने देखा कि वो देखिए सामने एक टीन टाइप की पड़ी हुई थी, बिल्कुल एकदम पुरानी सी। उसको हटाया, उसको हटाया तो एक छोटी सी रस्सी अंदर गई थी, उसको खींचा तो एक थर्माकोल बाहर निकला। जैसे ही थर्माकोल बाहर निकला, खांसने की आवाज आई, सद्दाम हुसैन मिल गए 8:26 में। तो यहां पे बोला, मैं सद्दाम हुसैन हूं, मैं ऊपर आना चाहता हूं, मैं बात करता हूं। तो सद्दाम हुसैन ऊपर आए, झड़प हुई, मारा घसीट के कंटाप, तो सद्दाम हुसैन नीचे गिर गए, उनके मुंह से खून आने लगा और सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने पकड़ लिया। अब अमेरिका ने पकड़ लिया तो अमेरिकन जेल ले गए। अब वहां पे वहां के गार्ड्स, प्रिजनर्स इन द जेल करके बुक है, तो वहां के जो वार्डन थे वो किताब उन्होंने लिखी है। तो 12 जो कैदी थे ना, वो सद्दाम हुसैन से इतने करीब आ गए थे कि जब फांसी हुई तो वो लोग रोने लगे थे। स्टीव हचिनसन करके यहाँ पे पुलिस ऑफिसर थे, सॉरी 12 जो ऑफिसर्स थे, तो वो इतना करीब आ गए थे कि उन्होंने तो अमेरिकन पुलिस से इस्तीफा दे दिया। सद्दाम हुसैन क्या क्या बातें कर रहे हैं। सद्दाम हुसैन कह रहा है कि अरे तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटे की शादी मैं करवाऊंगा, मेरे पास अगर पैसे होते तो सारे तुमको दे देता। सद्दाम हुसैन सुबह ऑमलेट खाते थे, ऑमलेट अगर टूट जाता था तो खाता नहीं था, फिर फल खाता था, चाय लेता था, और सद्दाम हुसैन खूब बातें करता था लोगों से, वहां पे जितने भी गार्ड्स थे, और इतनी प्यारी प्यारी बातें करता था कि लोग जो है वो इतना परेशान हो जाते थे, मतलब इतना खुश हो जाते थे कि ये इंसान, जरूर अमेरिका ने ही कोई गलती की है। सद्दाम हुसैन कहता था, मफिन खाने का बहुत शौक है, खूब मफिन खाता था। सद्दाम हुसैन कहता था कि मैं दोबारा शादी करूंगा, है ना, क्योंकि मुझे प्यार करने का बड़ा मन हो रहा है। सद्दाम हुसैन को लगता था उसको कभी फांसी नहीं होगी। तो लोग इतना खुश थे, एक बार एक गार्ड को उसने अपना सूट दे दिया। सद्दाम हुसैन को दिखने का, अच्छा दिखने का बहुत शौक था, तो सद्दाम हुसैन पहले तो आर्मी की यूनिफॉर्म पहनता था, बाद में सूट पहनने लगा, ठीक है, कि बढ़िया दिखे, एकदम मस्त टिंच एकदम। ये हालात हो गए थे, आप समझ रहे हो। तो खूब मस्ती की इन्होंने, और उसके बाद लोग भी बहुत, वहां पे जो गार्ड्स थे वो भी बहुत खुश, बड़ा मजा आया वहां पे लोगों को, गार्ड्स को। ये चीज है। अब सद्दाम हुसैन, भाई जाहिर सी बात है कि 30 दिसंबर सुबह सद्दाम हुसैन को ये बताया गया कि आपको फांसी देने वाले हैं। तो जब गार्ड्स को ये पता चला, गार्ड्स रोने लगे, ठीक है, और सद्दाम हुसैन को पता चला तो सद्दाम हुसैन टूट गया। वो नहाया, वापस आया। जब सद्दाम हुसैन वापस गया, उसको फांसी दी गई, उसकी लाश को फिर इराक भेजा गया। लेकिन जब उसकी लाश आ रही थी ना, तो लोगों ने थूका। तो यहाँ पे गार्ड्स बताते हैं कि भाई मेरा तो मन किया कि ऐसे लोगों को मार दो, कि जिस इंसान ने हमारे साथ इतना अच्छा बिहेव किया, आप कैसे कर सकते हो, ये तो देवता आदमी है। ये थी मेंटेलिटी, यही ब्रेन वॉश होता है। तो सद्दाम हुसैन को इराक में ही दफनाया गया, तिकरित में। और उसके बाद इराक के क्या हाल है आपके सामने है। अमेरिका घुस तो गया, बट इराक बहुत ही अनस्टेबल है। तो ये कहानी थी सद्दाम हुसैन की। आई होप आप समझे होंगे, आपको अच्छी लगी होगी। कौन सा अगला लेक्चर चाहिए आप मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।